क्या दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर बनी ये आकृतियां सच में किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाई हैं? देखो, ये है धरती के अलग अलग कोनों में रातों रात खेत में उकरी ऐसी आकृतियां जिनको अगर मॉडर्न टूल्स या एआई की हेल्प से डिकोड किया जाए तो इसमें ना सिर्फ हमें किसी और ग्रह की लोकेशन देखने को मिलती है, बल्कि इनमें वहां रहने वाली प्रजातियों का डीएनए, कुल आबादी और यहाँ तक कि उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है जिसे बनाने में हम इंसान अभी भी दशकों पीछे हैं। इन्हें कहा जाता है क्रॉप सर्कल्स। और आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ इनकी हिस्ट्री को जानेंगे, बल्कि आज मैं आपको इनसे जुड़ा एक ऐसा केस भी बताने वाला हूँ जिसे अभी तक का एलियंस का सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है। तो हाय गाइस, मैं हूँ आकाश और चलिए डिकोड करते हैं उस सच को जिसको छिपाने के लिए किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी भी हद तक जा सकती है। उन्नीस अगस्त 2001 इंग्लैंड का हैम्पशायर इलाका चिलबोल्टन रेडियो टेलीस्कोप के ठीक सामने मौजूद एक खेत में सुबह की पहली किरण के साथ एक ऐसा नजारा सामने आता है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पैरों की तली की जमीन खिसका दी। जमीन पर 75 फीट चौड़ा और करीब 120 फीट लंबा एक बेहद ही रहस्यमयी और कॉम्प्लेक्स एलियन सिंबल रातों रात बन चुका है। पहली नजर में आम लोगों के लिए ये एक ऑर्डिनरी से खेत में बनी एक सिंपल सी डिजाइन थी, लेकिन जैसे ही डिकोडर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इसे गौर से देखा, उनके पैरों की जमीन खिसक गई। ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं था, बल्कि ये 23/73 के एक बेहद ही खास ग्रिड में बना हुआ उस मैसेज का रिप्लाई था जिसको हमने दशकों पहले यानी 1974 में एक उम्मीद के साथ अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में भेजा था। जरा सोचिए कि उस समय किसी भी साइंटिस्ट ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 25,000 लाइट ईयर दूर भेजे गए उस सिग्नल का जवाब हमें मिल जाएगा सिर्फ 27 सालों में, हमारे ही ग्रह की मिट्टी में, उसी रेडियो टेलीस्कोप के सामने जमीन पर उकरा हुआ जिससे वो मैसेज अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस क्रॉप सर्कल के पैटर्न को तुरंत डिकोड किया गया और हमें ये पता चला कि इसमें स्पेस टाइम के फैब्रिक, न्यूट्रॉन स्टार्स, वॉर्म होल्स और एडवांस स्पेस ट्रेवल टेक्नोलॉजी के ऐसे ब्लूप्रिंट छिपे हैं जिन्हें देखकर दुनिया की बड़ी से बड़ी सरकारें भी डर गईं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ शुरू कहां और कैसे हुआ? तो देखो, इस कहानी के तार जुड़ते हैं साल 1974 से। ये वो सुनहरा दौर था जब इंसान अपने ग्रह की सीमाओं को लांघ रहा था। अपोलो मिशन के जरिए हम चांद की धूल पर अपने कदमों के निशान छोड़ने के बाद अब मार्स और वीनस की तरफ अपने मिशंस भेज रहे थे। लेकिन इन सभी कामयाबियों के बीच एक अजीब सा खालीपन था जो हमसे बार बार ये पूछता था कि क्या इस अनंत गहरे काले ठंडे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कोई और भी इस विशाल अंधकार में हमें ढूंढ रहा है। अपनी इसी बेचैनी को मिटाने के लिए नासा और कार्ल सेगन जैसे महान वैज्ञानिकों ने सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम के एक ऐसे मिशन की शुरुआत की जो आगे चलकर हमें उस डायरेक्शन में ले गया जिसकी कल्पना हमने सपने में भी नहीं की थी। नवंबर 3, 1974 प्यूर्टो रिको के घने जंगलों के बीच बनी आरेसीबो ऑब्जर्वेटरी। इस ऑब्जर्वेटरी में आज एक साइंटिस्ट एक ऐसे कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा है जिसके ऊपर एक बड़ा रेड बटन है। वो साइंटिस्ट अपने कपकपाते हाथों को उस रेड बटन की तरफ ले जा रहा है। जैसे ही वो उस बटन को दबाता है, इस विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप से एक बेहद ही शक्तिशाली रेडियो सिग्नल स्पेस में फायर हो जाता है। इस सिग्नल का टारगेट है मेसियर 13 स्टार क्लस्टर। ये हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में पृथ्वी से लगभग 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर है। साइंटिस्ट ने इसे इसलिए चुना है क्योंकि वहां पर स्टार्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब साफ है कि वहां पर किसी न किसी स्टार के पास लाइफ होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। देखो, हम किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को इंग्लिश या फिर हिंदी में मैसेज नहीं भेज सकते, इसलिए इस सिग्नल को यूनिवर्स की सबसे यूनिवर्सल लैंग्वेज में डिकोड किया गया है जो है मैथमेटिक्स और बाइनरी कोड। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मैसेज में है क्या? तो देखो, इस पूरे ही सिग्नल में टोटल 1679 डिजिट्स थे। अब आप ये सोचोगे कि 1679 ही क्यों? देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक सेमी प्राइम नंबर है जो सिर्फ दो प्राइम नंबर्स 23 और 73 में ही तोड़ा जा सकता है। अगर इन बाइनरी डिजिट्स को 23 कॉलम और 73 रो के ग्रिड में बनाया जाए तो एक पिक्सेलेट आर्ट बनकर तैयार होती है।
यही था इंसानों की ओर से ब्रह्मांड को भेजा गया पहला लेटर। तो अब समझते हैं कि फिर आखिर इस लेटर में ऐसा था ही क्या। तो देखो, सबसे ऊपर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स थे ताकि एलियंस हमारे मैथमेटिकल सिस्टम को समझ सकें। उसके नीचे वो 5 केमिकल एलिमेंट्स थे जिनसे हम सब बने हैं, यानी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इसमें कार्बन को खास तौर से हाईलाइटेड किया गया था क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके ठीक नीचे था हमारे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और हमारे न्यूक्लियोसाइड्स के नंबर। बीच में इंसानों की एक आकृति बनी थी जिसके लेफ्ट साइड में हमारी उस समय की आबादी करीब 4.2 अरब और राइट साइड में इंसानों की एवरेज हाइट करीब 5 फीट 9 इंचेस लिखी गई थी। इसके ठीक नीचे हमारे सोलर सिस्टम का मैप था जिसमें तीसरे प्लेनेट अर्थ को सबसे ऊपर उठाकर दिखाया गया था, ये बताने के लिए कि हम कहां पर रहते हैं। इसके बाद लास्ट में उस आरेसीबो टेलीस्कोप की शेप थी जिससे ये मैसेज भेजा गया था। इस लेटर का मकसद बिल्कुल साफ था, हम किसी अननोन एलियन स्पीशी को ये बता रहे थे कि देखो हम यहाँ रहते हैं, ऐसे दिखते हैं, हमारी वर्किंग ऐसी है और हम तुमसे बातें करना चाहते हैं। लेकिन गाइस, इस मैसेज के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो, हमने हमारे इस लेटर या यूं कहूं सिग्नल को एक तरीके से बस अंधेरे में तीर चलाकर ही छोड़ा था। हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन हमसे 25,000 लाइट ईयर की दूरी पर था। इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड से जाने पर भी हमारा ये मैसेज वहां पर 25,000 साल के बाद पहुंचता और अगर वहां पर कोई इसका रिप्लाई देता भी तो उसे वापस अर्थ पर आने में और 25,000 साल लगते। यानी कुल मिलाकर 50,000 सालों से पहले हमें इस मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन इसके बाद साल 2001 में चिल बोल्टन में जो हुआ उसने हमारी स्पेस और स्पेस टाइम के सारे ही नियमों को एक ही झटके में तोड़ दिया। क्योंकि गाइस, जिस सिग्नल का रिप्लाई हमें 50,000 सालों के बाद मिलना था वो हमें मिल चुका था सिर्फ 27 सालों में। तो अब सवाल यह है कि फिर आखिर उस रिप्लाई में ऐसा था क्या। देखो, चिल बोल्टन में बने जब इस क्रॉप सर्कल को डिकोड किया गया तो इसमें भी हमें 1679 का एक 23/73 का वही ग्रिड पैटर्न मिला, लेकिन अंदर का डेटा कंप्लीटली बदल चुका था। देखो, जहां हमने हमारे बिल्डिंग ब्लॉक में कार्बन को हाईलाइट किया था वहीं उनके रिप्लाई में सिलिकॉन हाईलाइटेड था, यानी शायद उनका शरीर सिलिकॉन बेस्ड है। जहां हमारा डीएनए डबल हेलिक्स था वहीं उनका डीएनए 3 धागों वाला 3 स्टैंडर्ड हेलिक्स था। अब जहां इंसानों की आकृति थी वहां रिप्लाई में एक बड़े सर और छोटी बॉडी वाली आकृति बिल्कुल टिपिकल ग्रे एलियन जैसी बनी हुई थी। इस रिप्लाई के अकॉर्डिंग उनकी हाइट करीब 3 फीट 4 इंच बताई गई। इसके अलावा जहां हमने हमारी आबादी को 4.2 अरब बताया था वहां उनकी आबादी डिकोड करने के बाद लगभग 21.3 अरब निकली। और सबसे चौंका देने वाली बात, जहां हमने हमारे सोलर सिस्टम के मैप में हमारे तीसरे प्लेनेट यानी कि अर्थ को हाईलाइट किया था वहां उनके रिप्लाई में उनके स्टार सिस्टम के तीसरे, चौथे और 5वें प्लेनेट को हाईलाइट किया गया था, मानो वो 3 अलग अलग ग्रहों या फिर चंद्रमाओं पर बसे एक इंटरप्लेनेटरी सभ्यता हो। और लास्ट में जहां हमने हमारे आरेसीबो टेलीस्कोप की तस्वीर लगाई थी वहां रिप्लाई में एक बेहद ही अजीब, कॉम्प्लेक्स और एक स्ट्रेंज से एंटीने की शेप थी। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि चिल बोल्टन में ये रिप्लाई मिलने से ठीक 1 साल पहले साल 2000 में उसी जगह पर बिल्कुल उसी एंटीना के आकार का एक विशाल क्रॉप सर्कल अपने आप बना था, मानो वो हमें पहले ही बता रहे थे कि हम इस डिवाइस से तुम्हारी हर बात सुन रहे हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद एक डाउट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ये तो किसी इंसान ने चुपचाप जानबूझकर किया होगा, राइट? तो देखो, साइंटिस्ट और लोकल लोगों ने जब क्रॉप सर्कल्स के अंदर फसलों को एग्जामिन किया तो एक नामुमकिन चीज सामने आई। देखो, अगर कोई भी इंसान लकड़ी के पट्टे से इन क्रॉप सर्कल को बनाने के लिए फसलों को दबाएगा तो पौधे बीज से टूट जाएंगे। लेकिन असली क्रॉप सर्कल्स में पौधे टूटे नहीं थे, वो अपनी गांठों यानी कि नोट्स से 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गए थे। लैब टेस्टिंग में ये पता चला कि ये नोट्स अंदर से फट चुके थे और ऐसा तभी होता है जब पौधे के अंदर मौजूद पानी अचानक बेहद ही तेजी के साथ माइक्रोवेव रेडिएशन के संपर्क में आकर कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में उबल जाए और भाप बनकर सारा पानी बाहर निकाल दे। इसके अलावा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि ये क्रॉप सर्कल्स परफेक्ट ज्योमेट्री और कोडिंग का लाजवाब नमूना थे। देखो, रात के अंधेरे में बिना किसी लाइट के 120 फीट की आकृति में सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी ला पाना भाई कोई मजाक नहीं है। इसके पीछे एक बेहद ही एडवांस कैलकुलेशन, डीप अंडरस्टैंडिंग और कोडिंग का स्किल चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में क्लियरली ये बोला कि अगर आज की भी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हम इन तरीके के क्रॉप सर्कल्स को बनाएं तो इतने परफेक्ट क्रॉप सर्कल्स बनाने में हमें 3 से 4 हफ्तों का समय लगेगा। लेकिन इससे उलट ये क्रॉप सर्कल बनकर तैयार हुए थे सिर्फ 3 से 4 घंटों में।
अब देखो ये सिर्फ 2001 की ही बात नहीं है। इतिहास के पन्ने को पलटे तो 1678 में इंग्लैंड में द मूविंग डेवल नाम की एक घटना दर्ज है, जहां एक किसान ने रात में खेत से लाल आग जैसी चमक निकलती देखी और सुबह वहां पर गोल परफेक्ट शेप्स मौजूद थीं। 1686 में ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रॉबर्ट प्लॉट ने भी आसमान से गिरने वाली रहस्यमयी रोशनियां और उसके बाद बनने वाले क्रॉप सर्कल्स का बाकायदा डायग्राम बनाया था। 1966 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के किसान जैक डली ने आसमान में मंडराती हुई तश्तरियों को अपनी आंखों से देखा, जिसके जाते ही खेत में 30 फीट का एक परफेक्ट सर्कल बन चुका था। इन जगहों पर जब भी लोग गए उनकी घड़ियां रुक गई, कैमरास की बैटरी तुरंत ही ड्रेन होने लगी और कईयों को तो भयंकर सिरदर्द और चक्कर आने लगे, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का सीधा सिम्टम है। तो अब एक इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर ये सारी ही चीजें टाइम टू टाइम अलग अलग देशों में लगातार हो रही थी, तो फिर इसको लेकर वहां की गवर्नमेंट कर क्या रही थी? तो देखो, जब ये रहस्य दुनिया भर में आग की तरह फैलने लगा तो दुनिया भर की सरकारों ने इसे दबाने की एक सोची समझी साजिश रची। ब्रिटेन की सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन ब्लैकबर्ड, जिसके अंदर 1991 में अचानक मीडिया में डॉग बोवर और डेव चार्ले नाम के दो बुजुर्ग सामने आए। उन्होंने दावा किया कि 1970 के दशक में वो ही लकड़ी के फट्टों से और रस्सियों से इन डिजाइन्स को बनाया करते थे। मीडिया ने बिना इन्वेस्टिगेशन करे इसे सच मान लिया और सीधा सीधा लिखा कि मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। लेकिन फिर जब फेमस रिसर्चर कॉलिन एंड्रूज ने इस झूठ का पर्दाफाश किया तो सच भयानक निकला। असल में कॉलिन ने डॉग और डेव से दोबारा से इन्हीं तरीके के सर्कल्स बनवाए। इंटरेस्टिंगली इस बार उनके द्वारा बनाए गए सर्कल्स न सिर्फ टेढ़े मेढ़े और भद्दे थे, बल्कि उनमें किसी भी तरीके का माइक्रोवेव रेडिएशन भी नहीं था, ना मुड़े हुए नोट्स और ना ही 1679 डिजिट जैसी कॉम्प्लेक्स बाइनरी कोडिंग। और सबसे बड़ी बात कि जब ये डिजाइन दुनिया भर के देशों में एक साथ बन रहे थे तो ये दो बुजुर्ग रातों रात हर देश में पहुंच कैसे रहे थे? जवाब बिल्कुल साफ था, डॉग और डेव झूठ बोल रहे थे। पर क्यों? असल में निकोला रोम्स्की जैसे साइंटिस्ट ने जब इन क्रॉप सर्कल्स के डिजाइन को कंप्यूटर पर 3D रेंडर किया तो ये कोई आम डिजाइन नहीं बल्कि एडवांस मशीन के ब्लूप्रिंट्स निकले। ये डिजाइन 0 पॉइंट एनर्जी, एंटी ग्रेविटी और मैग्नेटिक प्रोपल्शन के प्रिंसिपल्स समझा रहे थे, जिससे ये थ्योरी सामने आई कि शायद सरकारों को ये डर था कि अगर आम जनता के हाथ ऐसी फ्री एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी लग गई तो दुनिया की पूरी इकोनॉमी, ऑयल और हथियारों का बिजनेस एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। और इसलिए इन मिस्ट्रीज को झूठ साबित करने के लिए न सिर्फ अलग अलग लोगों को हायर किया गया बल्कि इनकी पूरी ही फाइल्स को दफना भी दिया गया। लेकिन गाइस देखो, यहाँ पर एक बात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, अरेसीबो मैसेज, चिलबोल्टन क्रॉप सर्कल्स या फिर इनसे जुड़ी हुई ज्यादातर इंटरप्रिटेशंस आज भी कंट्रोवर्शियल हैं। मेन स्ट्रीम साइंस ने इन्हें किसी भी एलियन सिविलाइजेशन का प्रूफ नहीं माना है, जबकि कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि इन घटनाओं में अब भी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। कुछ ही घंटों में इतने सटीक क्रॉप सर्कल्स का बनना, उसमें यूनिवर्स और एडवांस कॉन्सेप्ट की डिजाइन का होना, ये किसी साधारण इंसानी दिमाग की उपज नहीं लगती। और इसलिए इस पॉइंट पर ये चीज हमें एक रियलाइजेशन कराती है। देखो, आज भी हर साल दुनिया के किसी न किसी कोने में रातों रात ये रहस्यमय डिजाइन उभर कर सामने आ जाती है। हर बार मिलिट्री वहां आम लोगों के पहुंचने से पहले उस एरिया को सील कर देती है और लोगों को इसकी सच्चाई नहीं पता चलती। हम हर रात आसमान की तरफ देखकर यही सोचते हैं कि वो कब आएंगे, लेकिन चिलबोल्टन का वो मैसेज और ये क्रॉप सर्कल्स शायद चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि वो कहीं गए ही नहीं थे, वो हमेशा से ही यहीं थे, बस हम उनकी भाषा को समझने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन क्रॉप सर्कल्स के बारे में? क्या वास्तव में इन्हें किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया है या फिर ये सिर्फ इंसानों की साइकोलॉजी के साथ खेलने का एक छोटा सा गेम है? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज आपको ये कंप्लीट वीडियो, मेरी रिसर्च पसंद आई होगी और आप इस वीडियो पर लाइक जरूर करेंगे। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरीके से ऑथेंटिक वीडियोस या डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीडियो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ना भाई, इसे भी एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।